गुड मॉर्निंग क्लास 10th। ये आपका नेक्स्ट सेशन है। चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा है आपका, उसका ये नेक्स्ट सेशन है। ठीक है, इससे पहले के तो आप सेशन आपके कंप्लीट हो गए। कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसका ये थर्ड सेशन है। जो कल आप मैंने बताया था कम्युनिकेशन साइकिल, वो सेकंड सेशन था। इसमें है कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स मतलब ऐसी रुकावटें जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आती हैं। बैरियर्स का मतलब जो देखा होगा आप लोगों ने, जो मतलब बाउंड्री समझ लो एक तरीके से। लेकिन यहाँ बाउंड्री से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब रुकावटों से है। यहाँ बैरियर्स का मतलब मीनिंग तो, बैरियर की मीनिंग तो बाउंड्री से होती है, लेकिन यहाँ बैरियर का मतलब रुकावट से है कि किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में जो रुकावटें आती हैं उनसे रिलेटेड। इसमें नेटवर्क इशू की बात नहीं है कि अगर आप मोबाइल में मैसेज कर रहे हैं तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो इशू, वो उस पर फोकस नहीं है। हो सकता है आगे थोड़ा सा हो उसके बारे में, लेकिन उससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ रिलेटेड है कि मैसेज आपको रिसीव हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो मैसेज हम लोग नहीं पढ़ते हैं या नहीं देखते हैं या हमारी समझ में नहीं आता है। तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं, ठीक है। यहाँ मैसेज से आप इसको रिलेट कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज से। व्हाट्सएप में देखो वीडियो मैसेज भी होते हैं, ऑडियो मैसेज भी होते हैं। भाई वीडियो के थ्रू जो आ रहे हैं वो मैसेज ही तो है, वीडियो जो आते हैं वो भी एक तरह के मैसेजिंग ही है। जो ऑडियो मैसेज होते हैं बहुत बार होता है, मैंने भी बहुत सारे ऑडियो मैसेज आप लोगों को भेजे होंगे, बहुत सारी क्लासेस में भेजे हैं, फीस से रिलेटेड या उससे क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत बार भेजा होगा इस तरह के। तो ऑडियो मैसेजेस और जो टेक्स्ट मैसेज वो भी आते हैं। तो यहाँ ये है कि बैरियर्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, की मैसेज जो हम सेंड करते हैं, फॉर्म करते हैं, उसमें कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, जो जिनको मैसेज रिसीव होता है उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले रुकावट है वो है लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड। लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड से मतलब है, याद करो कि बहुत बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे बहुत बड़े बड़े मैसेज आते हैं, ठीक है। उसमें वो मैसेज पढ़ते चले जाओ तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो जब भाई नया नया यूज़र है तो चलो वो पढ़ भी लेगा। जो नया नया व्हाट्सएप यूज़ करना शुरू करेगा तो थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट भी आएगा कि चलो बड़ा मैसेज पढ़ लेते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब बहुत बड़े मैसेज होते हैं तो 90% लोग वो मैसेजेस को पढ़ते ही नहीं हैं। वो उसे देखते हैं, जैसे देखते हैं कि वो आगे कंटिन्यू हो रहा है उसको छोड़ देते हैं। तो ये सब मैसेजेस जो होंगे, टेक्स्ट मैसेजेस जो होते हैं, इनको नॉर्मली बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। लोग बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी बनाने का कोई खास मतलब नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग 90% लोग वो लेंथी मैसेजेस पढ़ते ही नहीं हैं, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे वो कोई भी मैसेज हो। अगर कोई ईमेल आती है, मान लो कहीं अननोन नंबर से कोई ईमेल आई और देखने में लगा कि वो इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा लेंथी होने की वजह से वो भी नहीं पढ़ते हैं। या कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी, सीबीएसई या सीबीएसई से कोई भी मेल आती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसके मेन पॉइंट जल्दी जल्दी हाईलाइट करके पढ़ लिए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन जब भी हो, इस तरह का कम्युनिकेशन जो कि मतलब सामने सामने नहीं हो रहा हो, तो उस तरह की कम्युनिकेशन में लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। लेंथ का मतलब मैसेज की लेंथ, जो भी मैसेज है, चाहे वो मेल के फॉर्म में है, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो मैसेज के फॉर्म में हो। कोई भी ऑडियो होगा 3, 4, 5 मिनट का होगा तो कोई भी सुन लेगा। अब अगर कोई 20 मिनट का ऑडियो आपको सेंड कर दे और वो आप उसे बहुत ज़्यादा उससे फेमिलियर नहीं हो, फ्रेंडली भी नहीं हो, या आपको लगता है ऐसे ही मतलब जैसे आते नहीं है नॉर्मली मैसेज आते रहते हैं कहीं से भी, ऐसा ही कोई वायरल मैसेज हो, तो कोई नहीं सुनेगा। मैक्सिमम लोग नहीं सुनेंगे। जो खाली फालतू बैठे हैं उनकी बात अलग है, वो तो उनके पास तो टाइम ही टाइम है। लेकिन जो भी कोई भी काम करने वाला इंसान है तो वो उन मैसेजेस को नहीं देखेगा, जल्दी जल्दी उसको हटा देगा, उसको सुनेगा ही नहीं। बहुत बार वीडियोस भी बहुत सारे होते हैं जो हम लोग नहीं देखते हैं। भाई थोड़ा छोटा सा हुआ, चलो देख लिया। अब वो पता चला कि 15-20 मिनट का वीडियो है और पता नहीं कि किसी मान लो फ्रेंड ने भी भेजा है, वायरल वीडियो है किसी भी तरह का, जिसमें नॉर्मली ऐसे आते जाते रहते हैं, तो वो कोई नहीं देखता है। 90% लोग नहीं देखते हैं। तो लेंथी भी नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए। उसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं वो भी इस तरह कॉम्प्लिकेटेड ना हो। भाई इंग्लिश लैंग्वेज में कोई किसी ने भेज दिया है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो जहाँ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड कॉम्प्लिकेशन होगा वहाँ वैसे ही वो मैसेजेस का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये भी एक हमारी रुकावट है कि अगर कोई कम्युनिकेट करना चाहता है तो कम्युनिकेशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। अब एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें आप लोगों को नहीं इंटरेस्ट आता, बहुत ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें इंटरेस्ट आता है, बहुत ऐसे टीचर होते हैं जिनको जो बहुत लंबी लंबी लेक्चर देते चले जाते हैं। लेक्चर मतलब बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। थोड़ी देर तक तो बच्चा उस चीज़ को समझने की, या कोई भी हो जनरल यूज़र है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर के बाद उसको इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। तो कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। मैसेजिंग के केस में तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी होना ही नहीं चाहिए। बाकी जो जनरल लेक्चर अगर कोई है, कोई पढ़ा रहा है, तो वो तो थोड़ा लेंथी हो ही जाएगा ना चाहते हुए भी। लेकिन यहाँ बात सिर्फ मैसेजिंग की हो रही है, तो
वो किसी भी तरह का मैसेज हो, चाहे टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे ऑडियो मैसेज हो, चाहे वीडियो मैसेज हो, वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। बनाने को बना सकते हैं, लेकिन उससे वो आपका जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हो वो मैसेज कन्वे नहीं होगा, क्योंकि वो उसे 90% यूज़र उसे यूज़ ही नहीं करेंगे, उसे देखेंगे ही नहीं कि उसमें मैं लिखा क्या है। आपने खुद देखा होगा व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत लेंथी होने की वजह से हम उन्हें स्किप कर देते, नहीं पढ़ते। लिंग्विस्टिक इशूज़ का क्या मतलब है? लिंग्विस्टिक इशूज़ का मतलब है द इंटरफेरेंस विद अकर्स ड्यू टू एसेंट स्पीच डिसऑर्डर और सिंबल कम्युनिकेशन प्रोसेस। बहुत बार ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जिसे मतलब नॉर्मली हम लोग तो हिंदी में यही यूज़ करते हैं तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो ऐसे बहुत सारे मैसेज हो, कहीं बाहर से कोई मैसेज आए या कुछ इस तरह का आए, तो उसमें कोई ऑडियो मैसेज आए, उसका एसेंट कुछ अलग तरह का हो, बोलने का तरीका कुछ अलग हो। साउथ इंडियन कोई मैसेज भेजता है, मान लो ऑडियो मैसेज भेजता है, उसकी जो इंग्लिश का एसेंट होता है वो अलग होता है, बहुत बार उसमें वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं। फिर फॉरेनर्स की इंग्लिश के एसेंट अलग होता है। तो इस तरह से की चीज़ों से भी बहुत बार नहीं हो पाता है, बहुत बार लोग नहीं उसको सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि वो लिखा क्या, बोल इंग्लिश ही रहा है, लेकिन उसका एसेंट इस तरह का है कि उसको एसेंट हम उससे फैमिलियर नहीं है, तो हम उसको अवॉइड कर जाएंगे, नहीं देखेंगे। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे वीडियो देखते होगे, किसी भी चैप्टर का वीडियो देख लो, व्हाट्सएप नहीं मतलब यूट्यूब पे, तो उस पर जो आप लोग मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट होते हैं वो इंडियन टीचर्स के ही वीडियो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी सेम सब्जेक्ट पे आपको इंग्लिश में भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, कोई भी टॉपिक है आपका, साइंस का है, मैथ का है, कंप्यूटर का है, किसी और भी सब्जेक्ट का है, तो आप किसी पे भी देख लो, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो दिखेंगे। विदेशों में भी यही सब सब्जेक्ट चलते हैं, वहाँ कुछ अलग थोड़ी ना, हिंदी नहीं चलती, बाकी तो चलते ही हैं, तो उनमें नहीं देखते हैं लोग, मैक्सिमम बच्चे नहीं देखते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही हमें नहीं समझ में आती है। वो बोलते हैं इंग्लिश है, लेकिन वही टीचर अगर आपका क्लास का टीचर है या कोई इंडियन टीचर है जो इंग्लिश में ही बता रहा है, वो आप इजीली समझ लोगे, क्योंकि आप उस एसेंट से फैमिलियर हो। तो यही सारे इश्यूज होते हैं, इनको लिंग्विस्टिक इशूज, जो लैंग्वेज की वजह से जो इश्यूज बनते हैं, लैंग्वेज की ग्रामर की वजह से, एसेंट की वजह से, स्पीच डिसऑर्डर की वजह से, कि बोलने के तरीके में बहुत बार फ़र्क हो जाता है लोगों के। मान लो कोई वर्ड नहीं बहुत अच्छे, बहुत सारे टीचर्स में भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग बहुत बार बहुत अच्छे से कोई वर्ड नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। ठीक है। थर्ड आपका आता है इनकन्सिस्टेंट टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनकन्सिस्टेंट टोन मतलब कि जो बोलने का तरीका है, जो पिच है, जो जेस्चर है, जो बोलने की आवाज़ का एक टोन है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत लोगों की आवाज़ बहुत सॉफ्ट होती है, वो हमें इजीली समझ में आती है, बहुत लोगों की आवाज़ थोड़ी कर्कश होती है, तो वो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, उससे तो ये भी एक इंटरेस्ट वाला पार्ट है कि जो वॉइस है वो भी हमारे, अगर हमें कोई चीज़ सुनाई दे रही है, हम फ़ोन पे मान लो बात करते हैं, तो वॉइस अगर क्लियर वॉइस आ रही है तो बहुत सही है, लेकिन उसमें बहुत ख़राब तरह का टोन है किसी का बोलने का, तो टोन का मतलब वो गुस्से वाला से नहीं मतलब है, गुस्से वाले टोन से नहीं कि गुस्से में है या कमेंट में है, उस टोन से मतलब नहीं है। ये लैंग्वेज के टोन्स की बात है कि बहुत लोगों की लैंग्वेज का टोन थोड़ा अलग तरीके से होता है, तो वो जल्दी नहीं क्लियर होता। मान लो जल्दी बहुत लोग बोल जाते हैं, बहुत लोगों की आदत बहुत तेज़ी से जल्दी बोल गए, जल्दी बोलने में बहुत बार वो चीज़ नहीं क्लियर हो पाती कि सामने वाले ने बोला कि 2-4 वर्ड समझ में आए, बाकी नहीं समझ में आया, तो ऐसा भी होता है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलने पे भी वो चीज़ क्लियर नहीं होती। तो ये इनकन्सिस्टेंट टोन का मतलब यहाँ पर कमेंट से नहीं है कि कोई किसको कमेंट में कर रहा है, गुस्से में कह रहा है या किसी उसमें कह रहा है, उससे लेना देना नहीं है। यहाँ इनकन्सिस्टेंट टोन का मतलब है कि जो वो बोल रहा है उसके बोलने में या जो भी वो मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है उसको हमको जल्दी समझ नहीं पा रहे हैं, उसके टोन की वजह से। ना यहाँ लैंग्वेज का इशू नहीं है, उसकी आवाज़ का इशू है कि उसकी आवाज़ इस तरह की है कि वो चीज़ हमें क्लियर नहीं हो पाती है। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसे लीडर हैं जो कि हिंदी भी बोलते हैं तो बहुत बार नहीं समझ में आती है। नाम एक बहुत यूपी के ही एक बहुत फेमस लीडर हैं, वो अगर कोई स्पीच दें ना तो आप समझ ही नहीं पाओगे, मैं आधे वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे। वो बहुत पुराने और बहुत फेमस लीडर हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ज़बान की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो स्पीच आप लोगों को नहीं समझ में आएगी। देखो इसके बाद आते हैं हमारे कुछ, देखो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ इंटरनल बैरियर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर्स में कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जिनको हम इंटरनल बैरियर्स कहते हैं, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम इंटरनल बैरियर्स कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा फटीग, डिसइंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट। फटीग का मतलब होता है थकावट हो या डिसइंटरेस्ट हो, मतलब उसमें इंटरेस्ट ना हमारा हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, तो भी वो चीज़ हम लोग को नहीं समझ में आती है। ठीक है भाई, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को सुबह से क्लास शुरू होती है, क्लास शुरू होते होते आप लोगों के मान लो 8th क्लास तक 8वें पीरियड तक आप लोग पहुँच गए हो। 8वें पीरियड में आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अब उस 8वें पीरियड में क्या होगा कि मैक्सिमम बच्चों को थकान की वजह से, दिन भर की थकान की वजह से, या दिन भर पढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से उनको उस चीज़ें नहीं क्लियर होती, नहीं समझ में आती है,
टीचर पढ़ा भी रहा है, सही भी पढ़ा रहा है, तो भी उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो ऐसे भी बहुत बार होता है कि बहुत बार थकावट की वजह से या इंटरेस्ट, थकावट होगी तो इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो वैसे भी आप वो जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। या मान लो जैसे हम लोग हैं, कोई भी है, कोई बिजी इंसान है, दिन भर बिजी रहता है, उसके पास अगर मैसेजेस आते हैं तो बहुत बार वो मैसेजेस देखता भी नहीं है, रिप्लाई भी नहीं करता है, या फ़ोन कॉल्स आती है तो कॉल्स भी नहीं उठाता है। तो ये सब कारण यही होता है कि उस समय वो इतना थका हुआ है। अब रात के 12:45 बजे कोई बच्चा मैसेज कर दे कि सर वो सेंड कर दीजिए, क्या कहते हैं, डेट शीट, तो टीचर क्या करेगा? हमारे जैसा टीचर होगा तो फिर कायदे से समझाएगा अपनी भाषा में। ऐसा हुआ है मेरे साथ, मतलब और भी टीचर्स के साथ हुआ होगा। तो हमारे जैसा टीचर होगा तो कायदे से समझाएगा अपनी लैंग्वेज में उसको। स्कूल खुल गया तो दूसरे तरीके से समझाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि अब हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। तो उस समय मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। रात के 12:45 बजे किसको इंटरेस्ट आएगा किसी बच्चे को कोई वर्क सेंड करने में? लेकिन अगर फिर भी कोई महानुभाव जाग उठे जिनको पढ़ने की बड़ी इच्छा है, तो ऐसे के साथ फिर उसी तरह का काम होता है। तो यही चीज़ होती है कि उस समय कम्युनिकेट करने का हमारा मन ही नहीं है, तो कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करेगा तो हमारा कम्युनिकेशन उसी तरह का गलत कम्युनिकेशन हो जाएगा। उस समय हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, सोने के टाइम पर कोई मैसेज कर रहा है, कोई एक टीचर को सुबह 4 बजे किसी बच्चे ने कॉल कर दी, तो अब वो तो टीचर ने जवाब दे दिया, लेकिन कोई और कायदे का टीचर होता है तो फिर जवाब के साथ साथ और भी कुछ सुना देता कायदे से। ठीक है, तो ऐसे बहुत बार होता है। टीचर के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। बहुत जनरल यूज़र के साथ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखो, इन सब चीज़ों को बताने के पीछे मकसद ये होता है कि जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं वो आपको ईजिली क्लियर हो जाए। अगर बुकिश लैंग्वेज बोल देंगे तो वो तो आप सुन तो लोगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसको जनरल चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं तो आपको कुछ तो समझ में आ ही जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं, कि मतलब क्या है। तो यहाँ फटीग से मतलब थकावट से है, डिसइंटरेस्ट से मतलब उसमें किसी थकावट होगी तो वैसे भी किसी इंटरेस्ट नहीं होगा, और एक्साइटमेंट से मतलब यहाँ पर है कि जैसे मान लो अब जैसे पब्लिक होती है, यहाँ पे इसका सही वो बताएं कि जैसे कोई मान लो किसी बड़े नेता की रैली चल रही है, रैली में वो नेताजी भाषण दे रहे हैं। एक तो पब्लिक वैसे धूप में खड़ी है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, दूसरी उसमें मैक्सिमम लोग पैसा लेके आए होते हैं तो उनको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, उनको पैसा मिलना है इसलिए वो रैली में आए। तीसरी चीज़, उसमें बहुत सारे समर्थक होते हैं जो सिर्फ एक्साइटेड रहते हैं अपनी कि नेताजी की रैली हो रही, इसी में खुश हैं। अब वो सुन ही नहीं रहे भाषण क्या बोला जा रहा है, क्या बोला है, वो बीच बीच में खाली अपनी पार्टी की जय जयकार करवा रहे हैं और नेताजी की जय जयकार करवा रहे हैं, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में इतने ज़्यादा हैं कि उनको वो जो बोल रहे हैं, जो वो स्पीच दे रहे हैं, जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं, उसको सुनने नहीं है, उनको सुनने से मतलब ही नहीं है, उनको खाली नेताजी की जय करनी है। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट होता है कि एक्साइटमेंट की वजह से भी लोग पूरी तरह से मैसेज नहीं देखते हैं। पुअर लिसनिंग स्किल से क्या मतलब? पुअर लिसनिंग स्किल से मतलब ऐसे होता है कि बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी के साथ ज़्यादा होती है, किसी के साथ कम होती है। माइन्यूट प्रॉब्लम तो बहुतों के साथ होती है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई बहुत धीरे बोलेगा तो मुझे सुनाई नहीं देगा। क्लास में भी बहुत बार है, मान लो कोई बच्चा पीछे बैठा है, उसने कुछ धीरे से बोला, एक तो वो वैसे धीरे है, ऊपर से पीछे बैठा है, दोनों ही कंडीशन में मुझे सुनाई नहीं देगा, तो वो पुअर लिसनिंग स्किल कह सकते हो, मेरी पुअर लिसनिंग स्किल कह सकते हो, किसी की भी कह सकते हो। किसी में वही ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो मशीन का यूज़ करना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत माइन्यूटली तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन एक्सट्रीमली किसी में होती है। तो उस पुअर लिसनिंग स्किल्स की वजह भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। कोई पीछे से किसी बच्चे ने बोला, 40 बच्चों की क्लास, पीछे से बच्चा पीछे से बोल रहा है धीरे से, अब धीरे से बोलोगे तो कहाँ सुनाई देगा। तो उसी तरह ये भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत बार ना तेज बोल पाने की वजह से और ना अच्छी लिसनिंग स्किल होने की वजह से भी मैसेज कन्वे नहीं हो पाता। यहाँ मैसेज से मतलब सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज से नहीं, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में जो बातें कही जा रही हैं वो सब कुछ इसमें आता है। तो लिसनिंग स्किल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग स्किल अगर अच्छी नहीं है, सुनने की आदत नहीं है, बहुत लोगों की बिल्कुल सुनने की, कोई कुछ भी बकते रहो, सुन ही नहीं रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। भाई जो सामने वाला बोल रहा है, जिसको बकना होगा तो क्या फर्क पड़ता है, सुनना ही नहीं है, तो वो चीज़ दूसरी, वो भी एक दिक्कत है। इमोशनल बैरियर्स में ऐसे आता है कि इमोशनल बैरियर्स में चीज़ें इस तरह से हैं कि some people find it difficult to express their emotion approximately during communication. A worried person cannot communicate properly. अगर कोई डरा हुआ है, जैसे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, मेन टीचर से डरते हैं। अभी किसी थर्ड फोर्थ के बच्चे को जाकर उसकी आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल गुस्से में पूछ दें कोई बात, तो डर के मारे आधी चीज़ नहीं बता पाएगा। तो वहाँ पर वो इमोशन से मतलब है कि वो उसका डर वाला इमोशन है, वहाँ पर उसमें इमोशन डर वाला है, जिसकी वजह से वो अपनी बात को कह ही नहीं पा रहा है। तो बहुत बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो डर की वजह से नहीं कह पाते हैं।
बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे हम लोग हैं, पहली बार इंटरव्यू देने के बहुत सारा डर लगा, बहुत सारी बातें मुझसे निकल ही नहीं पा रही थी क्योंकि पहली बार था। अभी आप लोग जब 11th में जाओगे वहाँ वाइवा दोगे तो वाइवा में तो एक तरह का कम्युनिकेशन ही है, वहाँ पर भी आपको पता चला कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है, अब आप हड़बड़ा गए, परेशान हो गए। आप परेशान की वजह से बच्चे नहीं, मैक्सिमम के साथ वाइवा में यही प्रॉब्लम आती है कि वो डर के मारे ही वो आंसर नहीं बता पाते। बच्चों को पता होता है लेकिन वो नहीं बता पाते। अभी हम अगर पूरी क्लास में से किसी को अचानक से बुला के ब्लैक बोर्ड पे कह दें कि ये चीज़ पढ़ाओ तो वो शायद ना पढ़ा पाए। कुछ बच्चे पढ़ा भी लेंगे जो कॉन्फिडेंट होंगे, जो बच्चे नहीं बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, मेजॉरिटी नहीं कॉन्फिडेंट होगी तो वो हड़बड़ा जाएगा, नहीं बता पाएगा। सबके साथ होता है, जनरल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कोई बाई बर्थ सीख कर आया है कोई चीज़। जो टीचर है वो भी पहले कभी स्टूडेंट थे, उनके साथ भी वही सारी प्रॉब्लम थी जो आपके साथ है, ठीक है। और आगे चल के आप लोगों को भी वही सारी प्रॉब्लम फेस करनी है जो हम लोगों ने अपनी लाइफ में फेस की है या फेस कर रहे हैं। तो ये भी इमोशनल बैरियर से मतलब यहाँ मेनली डर वाला फैक्टर है कि डर की वजह से भी बहुत बार नहीं कर पाते, या बहुत बार जो एक्सप्रेशन होनी चाहिए वो एक्सप्रेशन नहीं आते। हमें कौन सी चीज़ किस उसमें बतानी है, कोई मैसेज कन्वे करना है, तो कभी हमको कोई चीज़ नॉर्मली भी करनी है तो कभी कभी वो गुस्से में हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से भी वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो इमोशनल बैरियर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर आता है हमारा डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव का ये मतलब कि किसी भी चीज़ का व्यू पॉइंट से मतलब है कि यहाँ व्यू पॉइंट किस तरह से है। मतलब अगर हम जैसे मान लो कोई है, मान लो दो बड़ी पार्टी है, ठीक है, हम किसी पार्टी को वोट देते हैं, अब हम उस पार्टी को वोट देते हैं तो हम उस पार्टी के नेता का कोई स्पीच आ रही तो शायद सुन लेंगे। लेकिन अगर वही किसी और की आ रही है, किसी दूसरी पार्टी के नेता की आ रही है जिसकी जो पार्टी हमें पसंद नहीं है, जो इंसान हमें पसंद नहीं है, तो अगर सही भी बात कहेगा तो भी हम उसको सुनने का हमारा मन ही नहीं करेगा क्योंकि कहेगा अरे तो बकवास कर रहे हैं, उनकी बात का कोई मतलब नहीं। तो वही चीज़ें होती हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कभी कभी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि फला आदमी ने कहा है तो सही कहा होगा। जैसे टीचर्स का बहुत पॉइंट ऑफ व्यू होता है, टीचर्स के अंदर में कमियाँ होती हैं कुछ कि अच्छे, अगर कोई पढ़ने में अच्छा बच्चा है, वो कोई शैतानी उसने मान लो कोई खराब बात कर दी तो शायद टीचर एक समय वो ना करे, ना उसे डांटे मारे। लेकिन अगर कोई खराब बच्चा है, वो छोटी सी भी गलती कर देगा तो कहो तुरंत पिट जाए। तो ये भी एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। भाई वो तो पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है और डिसिप्लिन अपनी जगह है, तो ऐसा होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि खराब बच्चा है तो उसमें वो जो भी कर रहा है वो खराब ही कर रहा है, वो गलत ही कर रहा है, वो सही कर ही नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी के भी लेवल पे नहीं होनी। ये कोई भी जैसे बच्चे टीचर्स के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि यार इनके सब्जेक्ट का तो हमको समझ में नहीं आता। अब हो सकता है उस दिन वो टॉपिक उस टीचर को ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, उसने ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाया है, फिर भी आप नहीं समझना चाह रहे हो कि आपने पहले ही मन में बना लिया है कि फला टीचर को तो पढ़ाना आता ही नहीं है, उनकी क्लास में तो खाली बैठ के सुनना है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो कभी भी किसी के बारे में भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू तुरंत नहीं क्रिएट करना चाहिए किसी के बारे में, ना स्टूडेंट को, ना टीचर को, ना किसी को, किसी भी जनरल पब्लिक को भी। जो भी चीज़ें हैं वो हो सकता है कि उस दिन वो टीचर वो चैप्टर को बहुत अच्छे से बता पाए, हो सकता है कभी वो उस टीचर वो चैप्टर उसको इतने अच्छे से ना बता पाए, ये भी चीज़ें होंगी। तो दोनों ही के केस में ऐसी दिक्कतें हैं। प्रेजुडिस एंड बायस, प्रेजुडिस एंड बायस का मतलब ये होता है, बायस का मतलब होता है पक्षपात, प्रेजुडिस का भी मतलब पक्षपात से ही रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स कह सकते हो। तो पक्षपात, अगर हमारा पक्षपात हो जाएगा, मतलब अगर हम किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव हमारा हो जाएगा तो वैसे ही हम दूसरे पक्ष की बात सुनना नहीं चाहेंगे। भाई अगर कोई जजमेंट करना है, मान लो दो बच्चों में लड़ाई हो गई, अब उसमें से ऐसी कोई बात हो गई, दोनों ऐसा तो नहीं होता है नॉर्मली, टीचर्स इस तरह का पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन मान लो जनरल केस में ही किसी में हो गई तो इस तरह की चीज़ें जैसे देखते हो कि बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग हैं, तो उनके ऊपर नहीं कुछ कार्रवाई होती क्योंकि वो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, पावरफुल लोग हैं, और वही जनरल पब्लिक है तो कार्रवाई हो जाती है। तो ये पक्षपात ही एक तरह का है कि वहाँ पर अभी कोई गरीब आदमी रिपोर्ट लिखवाने जाए तो पुलिस वाला भगा देंगे, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा आदमी छोटी सी कंप्लेन लिखवा देंगे हमारा मोबाइल गायब हो गया तो पूरी पुलिस फोर्स लग जाएगी उसको ढूंढने में। कारण क्या है कि बस वही पक्षपात है कि वो अमीर है तो वो 4 जगह से फ़ोन करवा देगा और गरीब आदमी कुछ कर नहीं पाएगा। तो यही पक्षपात होता है कि अगर हम किसी एक पक्ष को चुन लेते तो सामने वाले का मैसेज हमें समझ में नहीं आता, सामने वाले की बात हमें सुनना ही नहीं चाहिए। कल्चरल डिफरेंसेस क्या है? कल्चरल डिफरेंसेस का बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है। भाई अगर मान लो कोई आपके पास वीडियो आता है किसी और कंट्री का, उसमें किसी और कंट्री का कोई सेरेमनी दिखा रहा है, किसी तरह का धार्मिक कार्यक्रम दिखा रहा है, वो धार्मिक कार्यक्रम आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसको देखोगे ही नहीं क्योंकि वो कल्चर, हमारा कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है। अब इंडिया में जो होली होती है या दिवाली होती है, अब इसके वीडियो अगर वायरल हो जाए तो बहुत सारी कंट्रीज में देखेंगे ही नहीं लोग क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगी कि वो चीज़ क्या हो रही है, कोई और किसी तरह का फेस्टिवल हो रहा है, कोई और किसी तरह की चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर एक कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़ा है कि कल्चर अलग अलग होने की वजह से हमें उन चीज़ें
चीज़ें नहीं क्लियर हो जाएंगी। साउथ इंडियन जो वेडिंग्स होती हैं, साउथ इंडियन जो शादी ब्याह होती है, उनमें बहुत सारी रस्में होती हैं जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ेंगी। हैं तो हमारे जैसे हमारी जैसी ही हिंदू धर्म की रस्में हैं देखने में, लेकिन उनमें बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि उनमें बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से होती हैं। यहाँ पर रात में शादी होती है, वहाँ पर दिन में शादी होती है, सब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है जिससे हम लोग चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, बहुत बार हमें वो चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पे कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। अब वो कंट्री वाइज जब होता है तो वो और बड़ा हो जाता है, और ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। ये सारे हमारे इंटरनल बैरियर्स में आते हैं, जहाँ पर ये सारे पॉइंट्स उसमें होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। ये सारे पॉइंट्स उसी का पार्ट है कि मतलब अगर हम कोई चीज़ सुनना चाह रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे, तो उसके पीछे ये रीज़न हमारा बहुत, ये सारे इंटरनल रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसका एक पॉइंट और बचा हुआ है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे ये चैप्टर, ये जो आपकी बुक है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत थोड़ा सा इसमें लेंदी चैप्टर्स भी हैं, तो उसको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर करने की, क्योंकि बहुत सारा आपका जनवरी तक ये कोर्स कंप्लीट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत छोटे छोटे बहुत पॉइंट्स हैं, और काफ़ी ये सेशन कहने को छोटे छोटे 2-2 पेज के होते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं। इससे पहले जो बुक लगी थी उसमें बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं था, लेकिन इसमें बहुत कोर्स है। तो एक एक सेशन में दो वीडियो तो लग ही जाते हैं, कभी कभी एक ही वीडियो से काम चल जाता है। तो इसे जल्दी से जल्दी कोशिश, नेक्स्ट वीडियो में ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, उसके बाद आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर एक और सेशन है, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं इसी यूनिट के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी यूनिट है, वो छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, उसमें से कुछ आपके थोड़े से पढ़े हुए हैं।